Greetings students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है व्हाई डू वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। किसी भी डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, आइए इसको समझते हैं। We know that required current in electric heater is greater than in an electric bulb। दो एग्जाम्पल हम यहाँ कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है और साथ में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और एक हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को जिस करंट की रिक्वायरमेंट है, एक बल्ब को एक इलेक्ट्रिक हीटर की कंपैरिजन में उससे कम करंट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए अगर हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो बल्ब उसी वक्त फ्यूज हो जाएगा, बल्ब का जो फिलामेंट है वो ब्रेकअप हो जाएगा। इसीलिए हम एक बल्ब और एक हीटर को सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते। इट मीन्स हमें सबसे पहले ये समझना है कि किस डिवाइस को कितना करंट चाहिए, उसके बेसिस पे हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी होती है। दूसरी एक मेजर डिसएडवांटेज आती है हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर किसी एक अप्लायंस का सीरीज में होने पर कनेक्शन फेल हो जाता है तो वहां पर बाकी डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक ये बल्ब है, ये हमारे पास एक दूसरा बल्ब है, यहाँ हमने एक तीसरा बल्ब कनेक्ट कर दिया और इस बल्ब को हमने किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करवा रहे हैं। मान लीजिए V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैंने कंसीडर किया कि यहाँ से I करंट फ्लो करता है और फर्स्ट बल्ब के अंदर से करंट फ्लो किया I, लेकिन ये बल्ब B2 के अंदर B2 किसी कारण से फ्यूज हो गया, तो इस फ्यूज होने की वजह से B2 के अंदर से करंट नहीं जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं बल्ब B2, ये बल्ब है B3। तो देखिए यहीं से कनेक्शन टूट जाएगा, ये करंट जो यहाँ से आ रहा था ये इससे आगे निकल ही नहीं पाएगा, और जब तक ये आगे नहीं पहुँचेगा तो ये वापस से इस सर्किट को कवर अप नहीं करेगा। ऐसा करने से करंट का पाथ वहीं पर ब्लॉक हो गया। ऐसे केस में सर्किट बिहेव करेगा एक ओपन सर्किट की तरह, और जिससे करंट वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या क्या एडवांटेजेस हमें देखने को मिलती हैं वो समझना है। सबसे पहली एडवांटेज, पैरेलल सर्किट का एग्जांपल हम अपना हाउस होल्ड सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहली एडवांटेज तो ये होती है कि हर डिवाइस को एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। हम मान लेते हैं भी के लिए 220 वोल्ट। अब उस 220 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है, उसके अकॉर्डेंस जिस डिवाइस का जितना रेजिस्टेंस है, जिसे जितने करंट की रिक्वायरमेंट है, वो उतना करंट उस पर्टिकुलर वोल्टेज से निकाल सकता है। सपोज एक हीटर को हैवी करंट की रिक्वायरमेंट है तो एक हीटर हैवी करंट विड्रॉ करेगा। एक एलईडी को स्मॉल करंट की रिक्वायरमेंट है तो एलईडी एक स्मॉल करंट वहां से निकाल सकती है, ड्रॉ कर सकती है। दूसरी मेजर डिसएडवांटेज आती है कि पैरेलल में कभी एक डिवाइस खराब हो जाता है तो वो पर्टिकुलर डिवाइस ही काम करना बंद करता है, ना कि कंप्लीट सर्किट बंद करता है काम कर। अगला जो पॉइंट यहां आता है, पॉइंट नंबर 3, ईच कंपोनेंट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर एक कंपोनेंट का अपना एक
स्विच होगा जिससे हम उसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जबकि सीरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा देखते हैं कि एक ही स्विच से बहुत सारी डिवाइसेस ऑपरेट हो जाती हैं। तो वहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि हम इंडिपेंडेंटली डिवाइसेस को स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। आफ्टर दैट अब हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। इस एग्जाम्पल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन फर्दर आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास एक डायग्राम हमें दिखाया गया है जिसमें ए और बी, ए से करंट एंटर करता है, बी से करंट लीव करता है, और ऐसे में बीच में एक ट्राइंगल दिखाई गई है जिस ट्राइंगल के अंदर हमें एक 3 ओम, 7 ओम और 2 ओम का करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है। ए से जैसे ही करंट एंटर करेगा तो इस पी पॉइंट पे करंट जैसे ही पहुंचेगा, अब यहाँ से जो आई करंट यहाँ पे आ रहा है उस करंट के पास आगे बढ़ने के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हैं, तो करंट को यहाँ डिवाइड होना पड़ेगा। हाफ कुछ करंट यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा और कुछ इस ब्रांच से एंटर करेगा और कुछ इस ब्रांच से यहाँ एंटर करेगा करंट। अब इस एंट्रेंस पे करंट डिवाइड हुआ। फिर आगे देखिए, अब जहाँ जिस पॉइंट पे करंट डिवाइड होता है और उस पॉइंट पर जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं वो सभी पैरेलल में होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा एक बार, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है उस पॉइंट पर जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे वो सभी के सभी पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए जितना करंट यहाँ से गया सेम करंट यहाँ से गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि ये जो 3 ओम एंड 7 ओम है इन दोनों में से सेम करंट फ्लो करता है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि अगर कहीं किन्हीं दो रेजिस्टेंसेस या ज़्यादा रेजिस्टेंसेस में करंट सेम रहे, करंट डिवाइड ना हो, इसका मतलब वो दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हमें इस ब्रांच को सॉल्व करना होगा, तो 3 + 7 हमारे पास आ जाता है 10 ओम। आप यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में 3 + 7 ये हमारे पास 10 ओम लिख दिया मैंने। अब 10 ओम उस P पॉइंट से फर्दर अभी भी पैरेलल में ही है, क्योंकि 3 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है दैट मस्ट बी इन पैरेलल विद द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास आता है, इसको और 10 ओम के रेजिस्टेंस को जब हम यहाँ निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर इस 2 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और अब पैरेलल के बाद जैसा कि हमें दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइड बाय में R1 + R2, दिस इज RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर 2 रेजिस्टेंसेस। तो चलिए यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो 10 × 2 12 डिवाइड 10 × 2 20 डिवाइड बाय में 12, ये हमारे पास 5/3 आ जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को कहाँ तक सॉल्व करें। हमें किसी भी पॉइंट के रेजिस्टेंस को, जैसे इस डायग्राम के अंदर आपसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया, तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के रेजिस्टेंस को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमें रेजिस्टेंस की एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती, और ये एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आती है 5/3 ओम। इट मीन्स हमने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को सॉल्व कर दिया, इससे कम रेजिस्टेंस हम इसके अंदर नहीं बच सकता है।
आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डायग्राम हमें ये गिवन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी और बीच में हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है 4 ओम और 6 ओम। अब सर्किट को हमने सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आना होता है ताकि हम उसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस फर्दर एक 4 ओम के रेजिस्टेंस और एक 6 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। दिस इज 4 ओम, दिस वन इज 6 ओम, दिस इज 2 ओम। तो अगर यहाँ पे हम डिस्कशन करें तो पहले हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना होगा। यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो करंट I यहाँ से आगे बढ़ रहा है वो करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है I1 और I2 के अंदर। अब I1 I2 में ये करंट डिवाइड होगा, इसका मतलब कि जिस पॉइंट से करंट डिवाइड हुआ इस पॉइंट पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। ये दोनों ही रेजिस्टेंस अब यहाँ पर पैरेलल में हैं। तो सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, RP इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाता 2.4। अब इस पूरे को सॉल्व हमने किया तो ये 2.4 हमारे पास आ गया। अब फर्दर हमारे पास नया रेजिस्टेंस क्या बचा, दिस इज 2 ओम एंड दिस वन इज 2.4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आता है बेटा 4.4 ओम। इस तरह से हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया और आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर साथ साथ में आपको सर्किट रिडक्शन, पहले ये डायग्राम था, फिर ये डायग्राम बना और फिर थर्ड ये डायग्राम बना। इस तरीके से हमें सर्किट रिड्यूस करना है और तब तक सर्किट को सॉल्व करते जाना है जब तक कि सर्किट के अंदर एक सिंगल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ना बच जाए। सिंगल रेजिस्टेंस का मतलब है एक रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू एक रहेगी। एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बचते हैं, इसका मतलब हमें सर्किट को फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए एग्जाम्पल सेकंड हम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 सेम हमें गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें एक डायग्राम यहाँ गिवन है, थोड़ा सा मैं, ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फर्दर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने 2 ओम 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। अब इस पॉइंट पर ये तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इस आर्म और इस आर्म के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, लेकिन ऊपर वाली आर्म के अंदर हमें ये भी क्लियरली विजिबल है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा। क्योंकि अगर यहाँ से करंट I एंटर करता है और ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट है, नीचे वाली ब्रांच में I2 है, तो इस फर्स्ट 2 ओम और सेकंड 2 ओम के अंदर से तो I1 करंट ही फ्लो करेगा। तो दोनों के अंदर से सेम करंट फ्लो कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाली ब्रांच के अंदर 2 ओम और 2 ओम सीरीज में होंगे। तो इससे नेक्स्ट जो डायग्राम हम इसका बना सकते हैं वो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनने वाला है।
4 ohm, this one is 2 ohm. Now at this point, this 4 ohm and this 2 ohm, these two are connected in parallel. अब ये दोनों यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो 4 और 2 का पैरेलल अगर हम निकालें तो आर पी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 4 प्लस 2, 8 डिवाइडेड बाय 6. इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3 ओम. ये हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के लिए ए और बी पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट गिवन है. कॉन्सेप्ट है सेल्स इन सीरीज. सपोज चेक दिस ए पार्ट. फॉर एग्जाम्पल ए जहाँ लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए. अगर पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, अगर फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दोनों सेल्स सीरीज में हैं. तो इन दोनों का अगर ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो नेट हमारे पास 4 वोल्ट आता है. ऐसे ही एग्जाम्पल सेकंड पार्ट में भी हमें गिवन है कि 2 2 2 सेम फैशन, फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्ट है और सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट है. तो ओवरऑल हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों सेल्स ऐड होकर सीरीज में हमें रिजल्ट देंगे 6 वोल्ट. चलिए अब यहाँ कुछ फॉर्मूले हमारे लिए लिखे हुए हैं. V इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि हमने ओम्स लॉ के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था. रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. थर्ड है R इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइड बाई ए. एंड फोर्थ इज 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश डैश अप टू जितने भी टर्म्स वहाँ गिवन हैं वहाँ तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपकी कैपेबिलिटी और भी बढ़ेगी. तरीका अगर हमारे पास सही हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हम लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर जो सबसे फर्स्ट है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस 2 mm स्क्वायर. द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर इज 100 इंटू 10⁻⁻⁻6 ओम मीटर. जो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूमेरिकल की, जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगे बेटा, हमें उन सभी वैल्यूज़ को उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है. अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट दी नहीं गई हैं तो हमें उन्हें सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है. चलिए अब देखो, रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना, लेंथ हमें मीटर में गिवन है और हमें पता है कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, तो यहाँ लेंथ को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये हमें सही गिवन है यहाँ. उसके बाद एरिया हमें गिवन है 2 mm स्क्वायर, लेकिन एरिया तो मीटर स्क्वायर में गिवन होना चाहिए, तो यहाँ हमें एरिया को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी. तो देखिए जो वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू है एरिया इज इक्वल्स टू 2 mm स्क्वायर. अब यहाँ पर हम इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 2 mm इंटू
mm इंटू mm स्क्वायर हो जाएगा, और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ -3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वही यहाँ एरिया लिखा हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। चलिए, उसके बाद हमें रेजिस्टिविटी गिवन है नाइक्रोम वायर की। रेजिस्टिविटी हमारे पास है 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट ओम मीटर ही होती है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी को हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आफ्टर दैट अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें, रेजिस्टेंस निकालें, तो R इज इक्वल्स टू ρl डिवाइडेड बाय A। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा फॉर्मूला का। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें तो R इज इक्वल्स टू रो, देखिए बेटा, रो की जगह हम लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6 L हमारे पास 1 है। एरिया हमने कैलकुलेट किया है 2 इंटू 10⁻⁻6। अब इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ से इसको कट किया 100 को तो ये 50 आया। तो इस वक्त इस नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस हमारे पास आता है वो हमारे पास 50 ओम आ जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर इज 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमने लेंथ और एरिया दोनों को ही, एरिया हमारा सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन यहाँ हमने लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर डिपेंड्स ये आपको समझाया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर एरिया को हम फिक्स रखें, एरिया फिक्स है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। और जो अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करवाया है, उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, एक लेंथ को छोड़ के सेकंड क्वेश्चन में बाकी सभी चीज़ें हमारे पास सेम हैं। तो अब लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल होना चाहिए। तो एज पर द रूल, एज पर द लॉ, हमारे पास जो अब नया रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट, क्योंकि जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस हमारे पास 50 था, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी कंडीशन सेम। सेकंड, अब लेंथ को क्योंकि हमने डबल कर दिया है, तो अब की बार यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा, दैट इज़ 50 इंटू 2 100 अब की बार हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आने वाली है। तो कुछ इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। चलिए एग्जाम्पल थर्ड को डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन था, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर वो भी सेम है, लेंथ वो भी सेम है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्ट आया था 50, जब हमारे पास एरिया था 2 mm स्क्वायर। तो और अब क्योंकि यहाँ एरिया हमारा 4 mm हो गया,
यानी कि 4 mm स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स हमारा एरिया यहाँ इंक्रीज हो रहा है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, एरिया अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 टाइम्स डिक्रीज करेगा। विद द सेम फैक्टर इफ एरिया इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस आया था 50 ओम, तो 50 डिवाइड बाय 2 यहाँ आ जाएगा 25 ओम। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एग्जाम्पल थर्ड।